तो परसेंटेज पार्ट 3 हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। तो पार्ट 3 में देखते हैं पहला सवाल। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है तथा शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है। इसके बाद शेष का 50% बचाता है। देखिए, और मासिक आय व्यक्ति का कितना दिया हुआ है? मासिक आय दिया हुआ है आपका व्यक्ति का 18,400 रुपये। तो 18,400 रुपये अगर व्यक्ति का मासिक आय है तो उसमें से 30% अगर भोजन पे खर्च कर दिया तो बचाया कितना? बचाया 70%। अगर आपका जो भी इनकम है उसमें से 30% खर्च कर दे रहे हैं, देखिए आपका टोटल इनकम जो होता है, कुल आय जो होता है, वो उसका मान अगर बड़ा प्रतिशत में पूछा जाए तो कितने प्रतिशत के बराबर होता है? 100%। किसी भी व्यक्ति का जो टोटल इनकम कुल आय होता है वो 100% के बराबर होता है। तो अगर आप 100% में 30% खर्च कर दिए तो बचाए कितना? बचाए आप 70%। ठीक है। तो इस व्यक्ति का कुल आय कितना है? 18,400 रुपये। कुल आय है 18,400 रुपये। अब इस 18,400 में वो 30% भोजन पे खर्च कर रहा तो बचाया कितना? 70%। 70% मतलब 70/100। 70% को हम किस में बदल लिए? भिन्न में। तो 70/100 हो गया। और फिर शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है। अब देखिए 18,400 रुपये था, उसमें से आप 30% खर्च कर दिए तो इतना बचाए, तो अब आपके पास शेष इतना बचा हुआ है और इसका आप 40% खर्च कर दे रहे हैं तो बचाए कितना? क्योंकि हमको पूछा जा रहा है बचत, इसीलिए हम बचत निकाल रहे हैं। तो 40% अगर खर्च कर दिए तो बचाए कितना? 60। तो गुना कर देंगे 60% यानी 60/100। और फिर शेष का 50% बचाता है। अब ये जो जितना आपका बचा हुआ, ये पूरा शेष बचा हुआ, इसका 50% आप बचा लिए तो क्या? 50/100। अब बस इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, यही आपका आंसर है। तो कैलकुलेट अगर कीजिएगा तो यहाँ 2 जीरो और यहाँ 2 जीरो कैंसिल। 1 2 3, 3 जीरो ऊपर में, नीचे से 1 2 और 3 जीरो को काट दीजिए। 5 से काटिएगा, 5 दूना 10। तो यहाँ आप देखिए, और 2 से इसको काट ले अगर तो 2 नमा 18, 2 दूना 4। तो देखिए ऊपर में बचा क्या क्या? नीचे में तो कुछ नहीं बचा, नीचे का सारा कैंसिल हो गया। ऊपर में क्या बचा? ऊपर में बचा 92 गुना 7 तो 6, और बाकी तो कुछ बचा नहीं। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 92 गुना 42। तो 92 गुना 42 अगर कीजिएगा तो 2 दूना 4, 9 दूना 18, 8 26, बचा 2, 9 चौके 36, 2 38। तो व्यक्ति कितना बचत कर रहा है? 3864 रुपये का व्यक्ति बचत कर रहा है। ये जो 3864 रुपये है, एक व्यक्ति का क्या है? बचत है। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर तथा शेष का 50% भोजन पर खर्च करता है। इसके बाद वह शेष में से 1,000 रुपये किराया देता है और अंत में उसके पास 1,800 रुपये बचते हैं। अब देखिए व्यक्ति का मासिक वेतन जो है, उस मासिक वेतन का 30% शिक्षा पे खर्च किया। अब यहाँ इस सवाल में आपको ये नहीं पता है कि व्यक्ति का इनकम कितना है, व्यक्ति की आय कितनी है। तो व्यक्ति की आय अगर आपको निकालना है तो आप मान लीजिए व्यक्ति का आय इनकम कितना है? x रुपये है। तो x का अगर 30% शिक्षा पे खर्च कर दिया तो बचाया कितना? 70। 70%। 70%, 70/100। और फिर शेष का, ये जो शेष बचा हुआ है, इसका कितना खर्च कर दिया? भोजन पर 50% खर्च करता है तो बचाया कितना? 50/100। इतना अब उसके पास बचा हुआ पैसा है, आप खर्च हटा दिए, ये क्या है? बचत है। और इसके बाद वह जो शेष बचा हुआ उसमें से 1,000 रुपये किराया देता है। तो जो बचत अभी इसके पास है, जो बचा हुआ पैसा, उसमें से 1,000 रुपये किराया दिया, तो जो बचा हुआ पैसा उसमें से 1,000 घटाइएगा ना, क्योंकि 1,000 तो किराया दे दिया है, तो माइनस कितना करेंगे? 1,000। और इतना कुछ करने के बाद उसके पास बचता कितना? 1,800। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 1,800। अब कुछ नहीं, कैलकुलेट कीजिए। ये 1,000 बराबर उस तरफ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा क्योंकि इधर माइनस में है। अब इधर अगर काटिएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कैंसिल हो गया और 5 दूना 10 यानी 20 बार में कटा। तो ऊपर में क्या बचा? ऊपर में बचा 7x, नीचे में कितना? 20, और इधर 1,000 उधर चला गया तो ये कितना हो जाएगा? 2,800। तो अगर x का वैल्यू निकालिएगा तो ये 20 इधर जाएगा तो गुना में, तो 2,800 गुना में कितना? 20, और
नीचे में कितना आ जाएगा 7, तो 7 चौके 28, यानी 400 बार में ये कटा और 4 दूना 8, यानी 8,000 रुपये। तो ये 8,000 रुपये जो आया है, ये 8,000 रुपये क्या है, ये 8,000 रुपये व्यक्ति का मासिक आय है, क्योंकि आप एक्स क्या माने थे, एक्स माने थे व्यक्ति का आय, व्यक्ति की मासिक वेतन या आय कितना माने थे एक्स, और एक्स का वैल्यू कितना निकल गया 8,000। तो व्यक्ति का जो मासिक वेतन है वो कितना है 8,000 रुपये प्रति माह। अगला सवाल देखिए, किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, वहां की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है, तब 3 वर्ष बाद की जनसंख्या क्या होगी। 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो रहा है, यानी प्रत्येक साल कितना बढ़ रहा है 10 बढ़ रहा है। तो आप इस सवाल को ऐसे बना सकते हैं, 10% से बढ़ रहा है तो आप 10% को बदल लीजिए भिन्न में, तो 10% को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग 10/100, और ये कट कीजिएगा तो कितना बचेगा 1/10। ये याद होना चाहिए आपको सारा चीज। तो 10% से वृद्धि हो रहा है तो ऊपर में प्लस का साइन लगा दीजिए। कहने का ये मतलब हुआ कि शहर की जनसंख्या अगर 10 है तो 1 वर्ष में कितनी बढ़ेगी 1, और 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी 11। तो प्रति वर्ष शहर की जनसंख्या कितनी बढ़ेगी 10 से कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी। और ये बढ़ कितने 3 वर्ष बाद का पूछा जा रहा है, यानी 3 साल बढ़ेगा। तो पहला साल कितना होगा 10 से 11, ये सारा अनुपात में लिखा हुआ है, ये अनुपात में है। फिर दूसरा साल क्या हो जाएगा 10 से 11, और फिर तीसरा साल भी क्या हो जाएगा 10 से 11। ठीक है, ये आपकी कौन सी जनसंख्या होगी वर्तमान जनसंख्या, क्योंकि बढ़ रहा है। तो अगर देखिए सवाल में आपको बोला जाएगा कि जनसंख्या बढ़ रहा है, तो जो छोटा वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा वर्तमान, और जो बड़ा वैल्यू होगा वो बाद का या पहले का जनसंख्या जो भी हो बाद का जनसंख्या होगा। तो वर्तमान जनसंख्या आपका कितना यहाँ से गुना कीजिएगा तो 1,000 अनुपात में, ये अगर 3 वर्ष बाद का आप निकाल रहे हैं तो 11 गुना 11 गुना 11 कीजिएगा तो ये कितना होगा 1331। सवाल में जो जनसंख्या दिया हुआ वो वर्तमान जनसंख्या दिया हुआ कितना 1 लाख, और यहाँ आप वर्तमान जनसंख्या कितना निकाल रहे हैं अनुपात में 1,000 इकाई। तो आप बोल सकते हैं कि ये जो 1,000 यूनिट है, 1,000 इकाई या 1,000 यूनिट जो है वो कितने के बराबर है 1 लाख के बराबर है, 1 लाख के बराबर है। तो हमें निकालना है 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितना होगा 1331 यूनिट हो जाएगा। तो 1331 यूनिट का अगर वैल्यू निकालेंगे तो ये होगा 1 लाख, भाग करेंगे 1,000 से और गुना कर देंगे 1331 से। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप काटिएगा 3 जीरो कट गया और बचा कितना 1331 गुना 1,000, तो यहाँ से आपका आंसर क्या आएगा 1,33,100। इस शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी 1,33,100। आप चाहे तो इतना लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपको हम पीछे बता चुके हैं कि क्वेश्चन में जिसका डाटा जिसका वैल्यू दिया हुआ है उससे हम क्या करते हैं भाग, और जिसका वैल्यू निकालना है उससे करते हैं गुना। तो देखिए दिया क्या हुआ वर्तमान जनसंख्या, तो यहाँ वर्तमान जनसंख्या क्या 1,000, तो 1,000 से हम भाग करेंगे, निकालना है 3 वर्ष बाद का तो 1331 से सीधा गुना करेंगे। तो हम 1 लाख में डायरेक्ट यहाँ करेंगे, 1 लाख में 1,000 से भाग, क्योंकि 1,000 का ही मान कितना दिया हुआ 1 लाख, और निकालना 1331 इससे गुना। तो ये हम डायरेक्ट करेंगे, उतना ये लिखने का जरूरत है ही नहीं, वो तो बस थोड़ा समझाने के लिए हम आपको लिख दिए हैं, बाकी ये डायरेक्ट करेंगे और यहाँ से आप कीजिएगा तो सेम चीज़ है, आंसर क्या आ जाएगा 1,33,100। तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी 1,33,100। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है एक गांव की वर्तमान आबादी 6,760 है, यदि उसमें 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही हो तब 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या क्या थी। इसमें आपको 2 वर्ष पहले जनसंख्या पूछा गया है। तो देखिए कितने प्रतिशत वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, तो 4% के वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है। 4% को भिन्न में बदलिएगा 4/100, 4/100 को काटिएगा 1/25, वृद्धि हो रही है ऊपर में प्लस लिख लीजिए। कहने का मतलब ये है कि अगर जनसंख्या 25 है तो 1 साल में कितना बढ़ेगा 1, तो 1 साल में बढ़ के हो कितना जाएगा 25 से 26। तो आप बोल सकते हैं कि जनसंख्या 25 से कितना बढ़ के हो जा रहा है 1 साल के अंदर 26, और ये कितनी बार होगा अगर 2 वर्ष का बात किया जा रहा है तो ये 2 बार होगा, तो 25 से 26 आप 2 वर्ष लिखिए। अब ध्यान दीजिए कि जनसंख्या बढ़ रहा है या घट रहा है, तो सवाल में दिया हुआ जनसंख्या बढ़ रहा है।
अगर किसी शहर की जनसंख्या प्रत्येक साल बढ़ रही है तो 2 साल पहले जनसंख्या कम रही होगी, कम होगा तब तो बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो जो वर्तमान जनसंख्या होगा वो क्या होगा, वो ज्यादा वाला होगा, और जो 2 साल पहले वाला जनसंख्या होगा वो कम वाला होगा। अब यहाँ जरा आप ध्यान दीजिए कि 25 गुना 25 कितना होता है, 625, और 26 गुना 26 होता है 676। तो 2 वर्ष पूर्व की बात की जा रही है और जनसंख्या बढ़ रही है, तो 2 वर्ष पहले कम रहा होगा। तो 625 और 676 में कम कौन है, 625। तो ये पहले का हो गया हमारा वैल्यू 2 वर्ष पहले, और ये वर्तमान हो गया। और सवाल में वैल्यू किसका दिया हुआ, सवाल में वर्तमान आबादी दिया हुआ है 6760, और यहाँ वर्तमान कितना दिया हुआ 676। तो अभी पिछले सवाल में हम आपको बताए थे कि जिसका भी वैल्यू दिया हुआ उससे भाग कीजिए। तो 676 यहाँ किसका, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, वर्तमान आबादी, और वर्तमान आबादी यहाँ कितना 676। तो इसी 676 इकाई का वैल्यू कितना आ रहा है 6760। सवाल में इसी 676 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ 6760। तो हम डायरेक्ट करेंगे 6760 में 676 से भाग, और हमको 2 वर्ष पहले का जनसंख्या निकालना है। तो 2 वर्ष पहले के लिए आप किससे गुना कीजिएगा, 625 से। ये काटिएगा तो 10 बार में कटेगा, और 625 गुना 10 कीजिएगा तो ये कितना होगा 6250। तो ये जो आपका 6250 आया, ये क्या आया, ये 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या है। ये जो 6250 है ये क्या है, 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या। तो गांव की 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या कितनी रही होगी, 6250। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, एक गांव की जनसंख्या 20,000 है, या पहले वर्ष 20% बढ़ जाती है, दूसरे वर्ष 10% घट जाती है, तथा तीसरे वर्ष 30% बढ़ जाती है। तो 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। अब इस सवाल में देखिए कि एक पहला साल बढ़ रहा है, दूसरा साल घट रहा है, फिर तीसरा साल बढ़ रहा है। तो कुछ नहीं करना है, वही काम करना है। पहला साल 20% बढ़ रहा है तो 20% को भिन्न में बदलिएगा, 20/100 यानी 1/5। अगर बढ़ रहा है तो ऊपर में प्लस लिख लीजिए। दूसरा साल क्या हो रहा है, 10% घट जाती है, 10% को भिन्न में बदलिएगा 1/10, और अगर घट रहा है तो ऊपर में क्या लिख लीजिए, माइनस। और तीसरा साल फिर 30% बढ़ रहा है, तो 30% अगर बढ़ रहा है तो इसको भिन्न में बदलिएगा 3/10, और अगर बढ़ रहा है तो ऊपर में प्लस। कहने का मतलब कि अगर पहला साल जनसंख्या 5 था तो बढ़ा कितना 1, तो कितना हो जाएगा 5 से 6। तो पहले वर्ष जनसंख्या कितनी हो गई, 5 से 6, अनुपात कितना होगा 5:6। दूसरे वर्ष 10 से, अब देखिए ऊपर में क्या है माइनस, घट रहा है, तो 10 अगर जनसंख्या था उसमें से 1 घट गया तो कितना बचा 9। तीसरे वर्ष 10 था उसमें 3 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 13। 10 से कितना हो जाएगा 13। अब कुछ नहीं करना है, गुणा कीजिए सारे को, तो यहाँ कितना हो जाएगा 500, और यहाँ गुणा कीजिएगा तो 13 9 के 54 गुना 13, 54 गुना में 13 कीजिएगा तो 4 तिया 12, 5 तिया 15, 4 19 1 20, 5 2 7, तो ये कितना हो जाएगा 702। 3 वर्ष बाद, तो देखिए ये वर्तमान जनसंख्या है और ये बाद की जनसंख्या है। क्योंकि देखिए पहले वर्ष 20% बढ़ा, फिर दूसरे वर्ष 10% घटा, फिर तीसरे वर्ष 30% बढ़ गया, यानी कुल मिला के जनसंख्या बढ़ा है, ठीक है ना। तो जब बढ़ा तो जो कम वाला वैल्यू है वो क्या हो जाएगा वर्तमान, और 3 वर्ष बाद जो होगा वो बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो 3 वर्ष बाद बढ़ के कितना हो जाएगा 702। तो अब आप जरा ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन में जनसंख्या दिया, एक गांव की जनसंख्या 20,000 है, एक गांव की जनसंख्या 20,000 है, कहने का क्या मतलब हुआ कि उस गांव की वर्तमान जनसंख्या कितनी है 20,000 है। तो अगर गांव की वर्तमान जनसंख्या 20,000 है और यहाँ हम अगर रेशियो में उस चीज को निकाल रहे हैं तो वर्तमान जनसंख्या कितना दिख रहा है 500। तो इसी 500 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ 20,000, तो हम क्या करेंगे कि 20,000 जो है इस 500 का वैल्यू है, तो 20,000 में किससे भाग करेंगे 500, जिसका मान दिया हुआ है उससे भाग, और निकालना 702 का मान है तो 702 से गुना, 2 जीरो कट जाएगा और 5 से काटिएगा तो 5 चौके 20 यानी 40, और इसको गुना कीजिएगा तो 4 दूना 8, 0 7 चौके 28 और 1 जीरो और आ जाएगा। तो 3 वर्ष बाद उस गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी 28,080।
3 वर्ष बाद की ये जो जनसंख्या ये किसकी है? 3 वर्ष बाद की जनसंख्या, 3 वर्ष बाद की जनसंख्या है कितना? 28,080। अगला सवाल देखिए, किसी परीक्षा में 20% छात्र गणित में तथा 15% छात्र विज्ञान में फेल हो गए। यदि 10% छात्र दोनों विषय में फेल हो जाते हैं तो कितने प्रतिशत छात्र पास हुए? देखिए इसका डायरेक्ट फार्मूला है, पास आपको निकालना है, कितने परसेंट छात्र पास हुए, 5% निकालना। तो आप क्या कीजिए, 100 में से जो किसी एक सब्जेक्ट में फेल हुआ है, तो कौन? 20% छात्र गणित में, कोई एक सब्जेक्ट में फेल होना चाहिए। सब्जेक्ट कितना है? 2, गणित और विज्ञान। तो गणित में 20 प्लस 15% विज्ञान में, तो यहाँ लिखिए +15। किसी एक सब्जेक्ट में फेल हुआ तो उसके पीछे प्लस लगाएंगे, और जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हो रहा है उसके पीछे माइनस। और दोनों सब्जेक्ट में कितने बच्चे फेल हो रहे हैं? यदि 10% छात्र तो -10 करेंगे, दोनों सब्जेक्ट के लिए -10। तो यहाँ से डायरेक्ट अगर हम कर दिए तो ये कितना हो गया? 15 10 25, सॉरी 20 15 35, 35 से 10 गया 25। तो 100 में से अगर आप 25 को घटा दें तो कितना आ रहा है? 75। और यही 75% आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब, तो कितने प्रतिशत छात्र पास हुए? दोनों विषय में पास हुए, तो दोनों विषय में पास होने वाले छात्र कितने हो जाएंगे? 75%। करना क्या है कि 100 में से जो एक विषय में फेल है उसको, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 100 जो एक विषय में फेल है उसको घटा देते हैं, तो कितना? 20 और 15। ये जो 20% और 15% है ये दोनों किसी एक एक सब्जेक्ट में फेल है। 20% छात्र गणित में और 15% छात्र विज्ञान में। तो गणित में जो फेल है वो विज्ञान में पास क्या होगा? एक सब्जेक्ट में फेल दिया हुआ है, तो जो एक एक सब्जेक्ट में फेल है उसको माइनस करना है। और जितने प्रतिशत छात्र दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए उसको क्या कर देंगे? यहाँ प्लस। तो यहाँ क्या लिख देंगे? प्लस। तो ये कीजिएगा तो 100 + 10 110 और -35। तो 110 में से 35 घटाइएगा तो कितना आएगा? 75। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? 75%। आंसर आपको परसेंटेज में पूछा जा रहा है। अगला सवाल देखिए, किसी परीक्षा में 77% छात्र अंग्रेजी में पास हुए और 34% छात्र गणित में फेल हुए। 77% अगर अंग्रेजी में पास हुआ तो फेल कितना हुआ होगा? तो आप 100 में से 77 घटा दीजिए, तो ये कितना आएगा? 23। यानी 23% छात्र आपका कितना अंग्रेजी में फेल हो गया। ये क्या है? अंग्रेजी में फेल हो गया है, ये इंग्लिश में फेल हो गया है। आपको दिया हुआ अंग्रेजी में पास, आपको निकालना क्या? फेल। तो अगर 77%, देखिए 77% का अर्थ क्या हुआ कि 100 में से 77 क्या हो गया? पास हो गया। तो 100 में से अगर 77 पास हुआ तो फेल कितना हुआ होगा? तो 100 में से 77 को घटा दीजिए, तो फेल कितना हो गया? 23% अंग्रेजी में फेल हो गया। और 34% छात्र गणित में, 34% छात्र आपको गणित में फेल दिया हुआ। तो गणित में तो फेल ही दिया हुआ, तो यहाँ निकालने का कोई जरूरत है नहीं। तो 34% छात्र जो है वो मैथ में फेल हो गया। और 784 उम्मीदवार दोनों विषय में पास हुए हैं। तो उम्मीदवारों की कुल संख्या निकालिए। अब देखिए 784 उम्मीदवार जो है वो दोनों विषय में पास हुए हैं। तो आपको यहाँ एक बात समझना होगा कि अगर 34% छात्र गणित में फेल हुए, 77% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए, तो यहाँ आपको कोई डाटा और मिस हो रहा है क्या? यहाँ एक जो आपका सवाल में थोड़ा बहुत छूटा हुआ है कि गणित में फेल हुए, और इसके बाद आपको होना चाहिए ये जो है, यहाँ देखिएगा कि किसी परीक्षा में 77% छात्र अंग्रेजी में पास हुए, 34% छात्र गणित में फेल हुए, और 13%, यहाँ से कुछ सवाल छूटा हुआ है, यहाँ से लिखिएगा, और 13% दोनों विषय में फेल हुए। 13% दोनों विषय में फेल हो गए। फेल हो गया, ये छूटा हुआ है। तो गणित में देखिए, गणित में
हम क्या निकालेंगे, पास सब्जेक्ट वाला दिया हुआ है, पास कितना हुआ है, हम फेल निकालेंगे। ठीक है, पिछला सवाल में हम आपको बताए थे कि अगर 100 में से कि जो किसी एक सब्जेक्ट में फेल हुआ उसको घटा देंगे और जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुआ उसको जोड़ देंगे तो टोटल पास स्टूडेंट हमको निकल के आता है। तो यहाँ दोनों सब्जेक्ट में, दोनों में को कितना है, 13%, दोनों में है 13%, ये दोनों में फेल हो गया, दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गया। तो दोनों सब्जेक्ट में पास कितना हुआ है, तो आप क्या कीजिएगा, 100 में से, आपको क्या बताए थे कि 100 में से अगर आप जो किसी एक सब्जेक्ट में फेल हुआ तो 23, फिर जो दूसरा मतलब किसी एक सब्जेक्ट में, तो ये 23% सिर्फ इंग्लिश में फेल हुआ, ये 34% सिर्फ मैथ में फेल हुआ, तो इस दोनों को क्या करेंगे, माइनस। और 13% दोनों में फेल हुआ है, दोनों में फेल हुआ दोनों सब्जेक्ट में, तो उसको क्या कर देंगे, प्लस। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप कीजिएगा तो 113 में से आप घटाइएगा 23 प्लस 34, तो ये हो जाएगा 57। तो 113 में से अगर आप 57 को घटा लीजिए तो 13 में से 7 गया 6 और यहाँ आपका बच गया 5। तो 56% छात्र जो आएगा वो क्या आएगा, ये दोनों सब्जेक्ट में पास हुआ है, ये 56% जो है ये दोनों सब्जेक्ट में पास हुआ है, दोनों में क्या हुआ, पास हुआ है। और सवाल में जरा आप ध्यान दीजिए कि सवाल में डाटा किसका दिया हुआ, 784 उम्मीदवार जो है ये दोनों विषय में क्या हुए हैं, पास हुए हैं। और इसी का जो दोनों विषय में पास हुए हैं उसका प्रतिशत में वैल्यू कितना है, 56। तो आप बोल सकते हैं कि 56% का वैल्यू कितना दिया हुआ सवाल में, 784। तो 56% का वैल्यू दिया हुआ है 784। आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो उम्मीदवारों की कुल संख्या, टोटल वैल्यू, कुल संख्या हमेशा 100% होता है। तो आप किसका मान निकालिएगा, 100% का। 100% कितना होगा, 784 डिवाइडेड बाय 56 और गुना किससे हो जाएगा, 100। तो इसको अगर काटिएगा एक बार में जाएगा तो बचेगा कितना, 22 और 224, 24, हाँ कट जाएगा 14 बार में। एक बार में आप काटिएगा तो 56 जाएगा और बचेगा 22 और 224 हो गया, 4 बार में काटिएगा, 6 चौके 24, 5 चौके 20, 14 बार में कट गया। तो टोटल कितना हो गया, 14 गुना 100। तो 100% का वैल्यू कितना आया, 1400। तो 100% क्या होता है, टोटल, कुल। तो कुल छात्रों की संख्या या कुल उम्मीदवारों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1400। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए, 1400। अगला सवाल देखिए कि एक परीक्षा में एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किया और 4 अंकों से फेल हो गया, जबकि दूसरे छात्र ने 35% अंक प्राप्त किया जो पास अंक से 5 अंक ज्यादा है। तो परीक्षा का पूर्णांक, पूर्णांक मतलब परीक्षा में कुल कितना नंबर, कुल कितने नंबर का परीक्षा हुआ था। तो जरा ध्यान दीजिए, इसको बनाने का सबसे आसान तरीका जो होता है, 32% अंक प्राप्त किया, पहला जो है वो 32% अंक प्राप्त किया है, और अगर फेल हुआ है ना, अगर वो कुछ अंकों से फेल हो गया तो जितने अंक से फेल हुआ वो यहाँ माइनस में लिखिए, और अगर पास हुआ तो प्लस में। तो 32 अंक प्राप्त हुआ और 4 अंक से फेल हो गया है, 4 अंक तो फेल हुआ है, तो क्या लिखिएगा, -4। और जो दूसरा कितना लाया है, 35%। और अगर वो 5 नंबर से ज्यादा ला रहा है, कितना ला रहा है, 5 अंक ज्यादा ला रहा है, तो उसको क्या लिखिए, +5। इस दोनों का क्या लेना, अंतर। अब जरा ध्यान दीजिए, अंतर का मतलब क्या होता है, देखिए अंतर जब आपको बोला जाता है ना, तो अंतर हमेशा बड़े से छोटे को घटाते हैं। जैसे हम आपको बोले कि 4 और 10 का अंतर कितना होगा, तो 4 और 10 का जब हम अंतर पूछेंगे तो आप ये नहीं बोलिएगा -6। अंतर कभी निगेटिव में नहीं आता है, माइनस में नहीं आता है। अंतर का अर्थ होता है कि अगर 4 और 10 का अंतर आपसे हम पूछ रहे हैं तो आप 10 में से 4 को घटाइएगा, बड़े में से छोटे को हमेशा घटाया जाता है। लेकिन हम आपको बोल रहे हैं कि 4 से 10 घटाइए, 4 से 10 घटाइए, 4 में से -10 कीजिए, तब आपका आंसर -6 होगा। लेकिन हम बोल रहे हैं कि 4 और 10 का अंतर, तब आपका क्या होगा, +6 होगा, क्योंकि बड़े में से छोटे को घटाना होता है अंतर में। तो हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ आपको क्या करना, अंतर लेना है। तो बड़े में से छोटे को घटाइएगा, तो 35 में से 32 को घटाइएगा, 35 में से 32 को घटाइएगा, तो 35 से 32 जाएगा, कितना बचेगा, 3%। और यहाँ 5 में से किसको घटाइएगा, -4 को घटाइएगा, 4 को नहीं, -4 को। तो ये क्या लिखिएगा, 5 - -4।
तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 प्लस 4 ये कितना होगा 9। तो 3% का मान कितने के बराबर, 9 के बराबर। आपसे पूछा गया है कि बताइए परीक्षा का पूर्णांक। पूर्णांक मतलब कुल कितने अंक का परीक्षा हुआ था, और आपको पता है कि टोटल का जब भी बात हो तो परसेंटेज में उसका मान कितना होता है 100। तो हम क्या यहाँ निकालेंगे, 100% का मान कितना होगा। तो 100% का मान 9/3 गुना 100। 3 से काटिएगा, 3 बार में गया, 100 गुना 3 कितना होगा 300। तो कुल पूर्णांक उस परीक्षा का कितना था 300। अगर मान लीजिए आपको इसी सवाल में पूछा जाता कि बताइए कि उस परीक्षा का पासिंग अंक कितना था, पास मार्क कितना था, तो अगर यहाँ से पास मार्क निकालना है ना कि कितने नंबर पे पास कर जा रहा है, तो अब जरा ध्यान दीजिए कि एक बच्चा है वो 32% अंक प्राप्त किया और 4 अंक से फेल हो गया। यानी आप 32% अंक में 4 नंबर और जोड़ दे तो बच्चा पास हो जाएगा, तो वही पासिंग नंबर है ना। तो 32, तो 300 का अगर आप 32% निकाल रहे हैं, 300 का कितना 32% मतलब 2 जीरो नीचे आ जाएगा 100। और इसमें अगर 4 नंबर और जोड़े क्योंकि 4 नंबर से फेल हुआ है, यानी 4 नंबर उसको आ जाता, अधिक आ जाता तो वो पास हो जाता। तो हम 4 जोड़ दिए, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल, 32 दिया 96 प्लस 4। तो परीक्षा का जो पासिंग नंबर था वो कितना था 100 नंबर था। आप इसको दूसरे इससे भी बना सकते हैं कि एक बच्चा 35% अंक प्राप्त किया तो पास अंक से 5 अंक ज्यादा लिया, तो 300 का 35% आप निकालिएगा तो 105 होता है। और वो पास नंबर से 5 अंक ज्यादा है तो पास 5 अंक पीछे ही रहा होगा, तो 105 से अगर आप 5 घटा दीजिएगा तो पासिंग अंक 100 ही होगा। तो यहाँ से आपको पास नंबर भी पूछ सकता है कि बताइए पास अंक कितना है, उत्तीर्ण करने के लिए मिनिमम कितना अंक चाहिए। तो आपका आंसर क्या होगा 100। पास मार्क कितना होना चाहिए 100 होना चाहिए। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, एक छात्र ने 25% अंक प्राप्त किया और 30 अंकों से फेल हो गया, जबकि दूसरे छात्र ने 50% अंक प्राप्त किया जो पास अंक से 20 अंक ज्यादा है, तब परीक्षा का कुल पूर्णांक। सेम सवाल, 25% अंक किया 30 अंक से फेल हो गया, तो आपको क्या बोले 25%, और अगर फेल हो रहा तो यहाँ लिखिए माइनस कितना 30। 50% अंक प्राप्त किया और कितना अधिक अंक लाया, पास नंबर से लाया है अधिक अंक 20, तो यहाँ क्या लिखिए प्लस 20। अब क्या लेना है, दोनों का अंतर, अंतर मतलब बड़े से छोटे को घटाना है, तो 50 में से 25 को घटाइए, 50 से 25 घटाइएगा तो यहाँ क्या होगा 25%, और यहाँ 20 से कितना घटेगा माइनस 30 होगा, इस माइनस को नहीं छोड़ना है, तो 20 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 20 प्लस 30 कितना हो जाएगा 50। तो अगर 25% का मान 50 है तो 100% कितना होगा, सीधा 4 गुना हो जाएगा। तो नहीं तो आप डायरेक्ट लिखिएगा, तो इसको क्या कीजिएगा 50/25 और गुना किससे हो जाएगा 100 से, तो 25 दूना 50, ये कितना होगा 200। ये 200 क्या आया, ये 200 आया टोटल नंबर, कुल टोटल नंबर, कुल अंक, उसी को पूर्णांक बोलते हैं। तो टोटल का जब भी बात होता है तो हम क्या निकालते हैं 100% का वैल्यू निकालते हैं। और इस सवाल में अगर आपको पास नंबर निकालना है कि बताइए पास नंबर कितना है, पास मार्क कितना है, तो पास मार्क कितना होगा, तो आप बोलिएगा कि 25% अंक लाया और 30 अंक से फेल हो गया, तो अगर 25% अंक लाने वाले छात्र में हम 30 नंबर और ऐड कर दे, 30 नंबर और जोड़ दे, तो वो पास हो जाएगा, क्योंकि 20 कितने 30 अंक से फेल हुआ है, 30 अंक से फेल होने का अर्थ 30 नंबर कम आया है, तो उसको और 30 नंबर दे दीजिए। तो 200 का अगर आप 25% निकाल के उसमें 30 नंबर और जोड़ दे तो पास नंबर आ जाएगा। ये 2 जीरो कट गया, 25 दूना 50 प्लस 30 कितना हो गया 80। तो पासिंग नंबर कितना होगा 80, और कुल नंबर कितना होगा, टोटल पूर्णांक कितना होगा 200। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है। यदि एक छात्र ने 80 अंक प्राप्त किए और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया यानी फेल हो गया,
तब परीक्षा का पूर्णांक, पूर्णांक मतलब कुल नंबर बताइए। अब देखिए एक बालक है वो 40% अंक मतलब पास होने के लिए कितना चाहिए आपको, 40% चाहिए, और जो स्टूडेंट है वो 80 नंबर लाया है और 40 अंकों से फेल हो गया। अब कोई विद्यार्थी अगर 80 नंबर ला रहा है और 40 अंक से फेल हो जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि पास होने के लिए जितना अंक का आवश्यकता था उससे वो 40 नंबर कम लाया। 40 अंक से फेल होने का क्या अर्थ हुआ कि पास होने के लिए जितने नंबर चाहिए थे उससे वो 40 नंबर कम लाया। वो लाया कितना, 80 नंबर लाया और 40 अंक से फेल हुआ, यानी 80 के बाद 40 और लाता तो पास हो जाता। और पास होने के लिए प्रतिशत कितना है, 40% पे पास है। तो हम ये बोल रहे हैं कि 80 नंबर अगर वो लाया है और 40 नंबर से फेल हो गया, तो अगर इसको और 40 नंबर दे दिया जाता तो ये पास हो जाता। यानी पास होने के लिए कितने नंबर की जरूरत है, 120 नंबर की जरूरत है। और पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की जरूरत है, 40% अंकों की जरूरत है। तो 40% कितने अंक के बराबर है, 120 अंक के बराबर है। ये पास प्रतिशत है और ये पास नंबर है। तो आप बोल सकते हैं कि 40% अंक पास होने के लिए चाहिए और इसका वैल्यू कितना होता है, 120 अंक के बराबर होता है। 40% कितने के बराबर होता है, 120 नंबर के बराबर होता है। पूर्णांक यानी टोटल नंबर पूछा जा रहा है, तो बात वही है, 100% का वैल्यू निकालिए। 100% कितना होगा, 120/40 और गुना में कितना, 100। तो यहाँ से कीजिएगा 3 बार में जाएगा और 100 गुना 3, 300। तो ये जो 300 आपका आया ये क्या आ गया, पूर्णांक आ गया। 300 आपका क्या आ गया, पूर्णांक मतलब टोटल नंबर, कुल अंकों की संख्या। कुल कितने नंबर का परीक्षा हुआ था, तो 300 अंक का परीक्षा हुआ था। अब आपसे पूछेगा बताइए पास कितने पे होगा, पासिंग मार्क क्या होगा, पासिंग मार्क क्या होगा। तो आप बोलिएगा पासिंग मार्क होगा कुल मार्क का 40%। तो 300 का अगर आप 40% निकाल रहे हैं तो 40/100। तो यहाँ से भी आप देखिए कितना आ रहा है, 120 ही आ रहा है ना। और यहाँ भी हम लोग पासिंग नंबर कितना निकाले थे, 120। यानी पास करने के लिए 120 नंबर चाहिए और टोटल नंबर कितने हैं, 300 है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, एक छात्र ने भूगोल में 80% तथा इतिहास में 66% अंक प्राप्त किया। दोनों विषय में प्रत्येक 100 अंक के थे। दोनों विषय जो थे ना वो 100-100 अंक के थे। यानी 100 अंक का भूगोल भी था और 100 अंक का इतिहास भी था। 100 में से कितना आया, 80 भूगोल में, और 100 में से 66 आया इतिहास में। 200 अंकों के गणित के पेपर में वह कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करे ताकि तीनों विषय में उसे 80% अंक प्राप्त हो जाए। अब देखिए कि 100 नंबर का था भूगोल, जो भूगोल था वो कितने नंबर का था, 100 नंबर का। कुल कितना नंबर, 100। और 100 में आया कितना, 100 में आया है भैया 80। 100 में आया है 80। इतिहास जो था उसमें भी, इतिहास भी आपका 100 नंबर का था और इस 100 में कितना आ गया है, 66। तो भूगोल और इतिहास मिला के टोटल कितना नंबर का हुआ, 200 नंबर का हुआ। और इस 200 नंबर में आया कितना, 146 नंबर आया। अब बोला जा रहा है कि भैया हमको चाहिए 80%, और गणित जो है ना, गणित अकेला 200 नंबर का है। तो एग्जाम टोटल कितने का हो गया, 200 नंबर का इधर और अकेला गणित 200 का, तो कुल कितना हो गया, कुल हो गया 400 नंबर का। कुल अंक एग्जाम में कितना है, कुल अंक है 400। कुल अंक आपका कितना हो गया, 400। क्यों, 200 नंबर का इतिहास और भूगोल और प्लस 200 नंबर का गणित। सवाल में दिया हुआ है 200 अंक के गणित। तो कुल अंक हो गया 400, और 400 कुल में आपको 80% लाना है। तो 400 का 80% अगर निकालिएगा तो 2 जीरो कैंसिल, 800 के 32, यानी आपको चाहिए कितना, 320 अंक चाहिए। और आप लाए कितना है, 146 अभी तक लाए हैं। तो आपको और कितने अंक चाहिए, तो आप 320 में से अगर 146 को घटा दें तो ये आपका हो जाएगा 10 में से 6 गया 4, और इधर 11 में से 4 गया 7, और इधर कितना बच गया, 2 में से 1 गया 1। आपको चाहिए 174 नंबर। अब जो 200 नंबर का गणित का पेपर होगा ना उसमें कितना नंबर आपको चाहिए, 174 नंबर चाहिए। तो 174 नंबर लाने के लिए आपको गणित में कितना प्रतिशत अंक लाना पड़ेगा। तो आप 174 नंबर ला रहे हैं कितने में, 200 में।
और गुना अगर 100 से कर दीजिएगा तो प्रतिशत निकल जाएगा। यहाँ से 2 जीरो और 2 से काटिएगा, 2 अठे 16 और 2 सत्ते 14। यानी गणित के अंदर आपको कितने प्रतिशत अंक चाहिए? 87% अंक चाहिए, तब जाके आपका टोटल कितना बनेगा? 80% बनेगा। ठीक है, गणित कितने नंबर का हुआ है? 200 नंबर का। और उसी गणित में ना, क्योंकि इतिहास और भूगोल में तो आप 146 नंबर ला चुके हैं और टोटल आपको 80% चाहिए। टोटल कितने नंबर का एग्जाम हुआ है? 400 का। तो 400 का हम 80% निकाल लिए, कितना आया? 320। और 320 में अभी तक इस 200 में कितना नंबर हम लाए हैं? 146। तो बाकी हमको कितना? 174 नंबर और लाना है। उस 174 नंबर को कौन से सब्जेक्ट में लाना होगा? गणित में। और गणित कितने नंबर का हो रहा है? 200। तो 174 नंबर लाना होगा 200 में। तो 100 में कितना होगा? 100%। तो 174/200 गुना 100। सीधा आंसर आपका कितना आ गया कि गणित में आपको कितना स्कोर करना होगा? 87%। चलिए, ये हमारा आखिरी सवाल था, तो इसको रिवीजन कीजिएगा। अभी जो आने वाले आपका एग्ज़ाम है ना, बीपीएससी टीचर, तो ये सब इम्पोर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है। तो इसको रिवीजन कीजिए और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।